हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यस फ्रेंड्स, आए हैं देखने बाकी का पार्ट। मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन्स हाउ इमरान खान इज लूजिंग पावर इन पाकिस्तान। तो फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक यहाँ पे होगा, या आप सर्च कर लेना, आपको फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा। तो काफी ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं जिससे आपको शॉक लगेगा। तो अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं और पता करते हैं और क्या क्या वो बताएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो कल फिर आप किसी और के ऊपर उंगली, आप यहूद और हनूद की साजिश और हिंदुओं की साजिश ये नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आप लोग सो रहे हैं। और आप सो रहे हैं और आपके पीठ पीछे आपकी जेबें काटी जा रही हैं, और आपकी जो रेपुटेशन है, आपका जो नाम है, उस पर मट्टी उछाली जा रही है। और ये काम कर रहा है इमरान खान। दोस्तों, हमने आपको बताया था कुछ समय पहले कि जनरल जंजुआ को भेजा गया एज एन एमिसरी ऑफ द चीफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, कमर जावेद बाजवा साहब, जनरल साहब के एमिसरी बना के उन्होंने जनरल जंजुआ को भेजा कि जाके नवाज शरीफ से बात करिए। और वो बात ये थी कि वो जाके नवाज शरीफ से मिले, और जब वो मिले तो ये बात इमरान खान को पसंद नहीं आई, क्योंकि ऑब्वियसली नवाज शरीफ के साथ इमरान खान ने फ्रॉड करा है। और जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे तो इमरान खान ने ये सब करा ना, ऊपर ये कंटेनर के ऊपर चढ़ के और ब्लैकमेल करा पूरे मुल्क को, रेड जोन इस्लामाबाद के अंदर घुस जाएंगे और ये कर देंगे वो कर, ये सब ड्रामा इमरान खान ने बहुत बड़ा करा। तो अब क्या हुआ कि इमरान खान को पसंद नहीं आ रहा, और उसको लग रहा है कि हो सकता है फौज का वो आशीर्वाद उसके साथ अब उतना ना हो। तो क्या हुआ था, एक वाकया हुआ था बड़ा इंटरेस्टिंग। जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, पाकिस्तान के वजीर आजम थे आप लोगों के, तो उस समय यह हुआ था कि जो जनरल जहीरुल इस्लाम थे, आईएसआई के चीफ, वो प्लान और प्लॉट कर रहे थे नवाज शरीफ का तख्ता पलट। अच्छा, क्या हुआ कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक फाइल बना के दे दी नवाज शरीफ को, और फाइल में यह कह दिया कि साहब ऐसा है कि ये जो भाई हैं आईएसआई के, ये पाकिस्तान के वजीर आजम का तख्ता पलटना चाहते हैं। अब वो पूरी फाइल आई तो फटाफट उन्होंने रहील शरीफ साहब को बुलाया, नवाज शरीफ ने, और रहील शरीफ साहब को ये बोला कि भाई रहील शरीफ साहब, जनरल साहब देखें क्या कर रहा है आपका आईएसआई चीफ। फिर वो रहील शरीफ साहब गए और पूरा मामला सॉर्ट आउट वगैरह करा। यही चीज जब गुजरांवाला के जलसे में नवाज शरीफ ने बोली तो इमरान खान ने क्या जवाब दिया, ये दिखाने के लिए कि नवाज शरीफ कितना कमजोर है, इमरान खान कहता अगर मैं होता तो मैं निकाल देता, फारिग कर देता 1 मिनट के लिए। अगर मैं होता तो मैं इसको निकाल देता, मैं होता आर्मी चीफ को निकाल देता, मैं होता आईएसआई चीफ को। ये आर्मी चीफ के खिलाफ इतना ज्यादा हाल फिलहाल में बोल चुका है इमरान खान, क्योंकि अब इसको बुरा लग रहा है। ये एक्चुअली इमरान खान जो है आपका वजीर आजम, ये आर्मी के लिए अब लाइबिलिटी बनता जा रहा है। आर्मी को लगता है कि हमने फालतू का एक सरदर्द मोल लिया इस पागल को प्राइम मिनिस्टर बना के पाकिस्तान का। ही इज टोटली क्रेजी। उसकी खुद की एक्स वाइफ कहती है कि बिल्कुल दिमाग से पैदल है इमरान खान, ड्रग एडिक्ट है। तो ये सब हुआ, तो अब पाकिस्तानी आर्मी बड़ा इससे एम्बैरेस हो रही है, और ये बार बार पाकिस्तानी आर्मी चीफ को थ्रेटन कर रहा है। आपके आर्मी चीफ को थ्रेटन कर रहा है। अब जाके देखिए इनके, अब देखिए इनके वीडियोस, आपको पता लगेगा किस तरीके से। अगर मैं होता तो मैं ये कर देता, मैं होता। जिस इंस्टीट्यूशन ने, जिस इदारे ने तुम्हें पाकिस्तान का वजीर आजम बनाया, जबकि तुम्हारी औकात नहीं थी, तुम्हें बनाया नालायक होने के बावजूद, तुम उसी इदारे को, उसी आर्मी चीफ को थ्रेटन कर रहे हो। सोचिए कितनी बड़ी बात है। आपको लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी टॉलरेट करेगी? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी इसको इस सहेगी? पाकिस्तानी आर्मी तो एक लेवल तक पाकिस्तानी आर्मी जरूर सब्र रखेगी, एक लेवल तक सब्र रखेगी, उसके बाद ये लोग एक्शन लेंगे। और मैं आज आपको फिर बोल रहा हूं, इमरान खान जाने वाला है, ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। इसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया किस तरीके से इंटेलिजेंस ब्यूरो ने फाइल दिया नवाज शरीफ को, और पता लग गया कि पाकिस्तान आर्मी का आईएसआई कुछ गेम बजा रहा है पीछे से, अपने ही प्राइम मिनिस्टर का, आप ही के प्राइम मिनिस्टर का कुछ गेम कर रहा है। तो अब आपकी जो 18-20 मुख्तलिफ छोटी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, अब पाकिस्तानी आर्मी ने एक कदम और लिया। उन्होंने क्या करा है कि बोला कि जितने भी आपके खुफिया इदारे हैं, जितनी भी एजेंसीज हैं, वो सब की सब आईएसआई के चीफ को रिपोर्ट करेंगी। यानी कि आईएसआई का चीफ आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ का भी बॉस होगा। ही विल बी द ओवरऑल वन सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन पाकिस्तान फॉर ऑल इंटेलिजेंस। अब आप लोग खुश हो गए, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आया कि करा क्यों है। ये करा इसीलिए है कि कल अगर फौज
एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को लात मार के कुर्सी से नीचे फेंकना चाहे तो कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो वाला पीठ पीछे से जाके प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट ना दे दे कि साहब आपके खिलाफ साजिश हो रही है, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो चीफ है, जो डायरेक्टर है, उसका बॉस तो DGIS ही होगा, अपने बॉस के खिलाफ तो जाएगा नहीं, वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के पास जा नहीं सकता। ये आपकी पाकिस्तानी फौज ने गेम कर दिया है सेट। अब इसका पहला बलि किसकी चढ़ेगी, पहले किसका गला कटेगा, किसकी कुर्बानी दी जाएगी, इमरान खान होगा, कौन होगा, ये देखना बाकी है हमें। लेकिन ये गेम और ग्राउंड जो है पूरा सेट हो गया। आप देखिए साहब, दूसरी चीज, आप लोग बड़े खुश हो रहे थे ना कि मुस्लिम्स फॉर बाइडन चलाया था पाकिस्तान ने, बड़ा वहां पे बड़े कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स कलेक्ट करे थे पाकिस्तान में, मुस्लिम्स फॉर बाइडन। अब हुआ ये है कि साहब जो बाइडन ने ये बोला है कि साहब एक वर्ल्ड की जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं उन सबको इनवाइट करा जाएगा और एक समिट होगा, और उसमें किया है पाकिस्तान को। तो जो बाइडन जो हैं प्रेसिडेंट इलेक्ट है अमेरिका के, वो उन्होंने समिट बुलाया है, वो समिट बुलाएंगे और सब लोग जाएंगे। डेमोक्रेसी को किस तरीके से मजबूत करा जाए, किस तरीके से जमहूरियत को और तगड़ा करा जाए, मजबूत करा जाए दुनिया में, उसके बारे में समिट होगा। और सुनने में आया है, पुख्ता खबर हमारे पास ये है कि पाकिस्तान का नाम उसमें शुमार नहीं है, पाकिस्तान का नाम उन लिस्ट ऑफ डेमोक्रेसीज में इंक्लूडेड नहीं है। जो बाइडन, मुस्लिम्स फॉर बाइडन, बाइडन भाई हमारी शान, हमारे लिए कुछ करेगा, ये कर दिया बाइडन भाई ने आपका। इसलिए हम बार बार आपको कहते हैं, और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, तो पाकिस्तानियों को ना समझ में नहीं आता, जो आपके कॉलमनिस्ट्स हैं या आपके जो एंकर्स हैं उनको अच्छा नहीं लगता। आपकी पता है फॉरेन पॉलिसी, टोटल फॉरेन पॉलिसी क्या है पाकिस्तान की, टोटल फॉरेन पॉलिसी एक लाइन में बताऊं। आप लोग जाते हैं किसी भी मुल्क के पास और ये कहते हैं कि साहब असी भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, लाओ पैसा। ये आपकी एक लाइन में पूरी फॉरेन पॉलिसी है। आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं आप जैसे, अरे मैं हिंदू इसलिए हूं क्योंकि मेरे माँ बाप हिंदू हैं, तो मैं उनके घर में पैदा हुआ तो मैं हिंदू हो गया। आप लोगों के माँ बाप मुसलमान हैं, आप मुसलमान बन गए। आप लोग इसको ऐसा बना देते हैं कि वी आर मुस्लिम्स, जैसे पता नहीं कोई दिल्ली जिमखाना की मेंबरशिप मिल गई हो आपको, और आपको बिल्कुल हजम ही ना हो रही हो ये बात कि साला कुछ ये हो क्या गया अचानक। ऐसा नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसलिए मुसलमान है क्योंकि आपके माँ बाप मुसलमान है। अब दो लोगों में निकाह होगा, दोनों मुसलमान है, तो बच्चा पैदा होगा चाइनीज थोड़ा ना होगा, मुसलमान ही होगा। फिर इसमें आप लोग इतना एक्साइट क्यों हो जाते हैं आप नीडलेसली। और जैसे होता है ना कि जब रिश्तेदारी में लोग मिलते हैं, हमारे यहाँ भी होता है, आपके यहाँ भी होता होगा, रिश्तेदारी में जब लोग मिलते हैं तो अक्सर ये बात होती है कि जो सबसे अमीर रिश्तेदार जो होता है, सब लोग उससे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, उसके पास जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो आप लोगों को भी यही है, जो अमीर मुसलमान मुल्क है उसके पास आप इस्लाम का हवाला देके पहुंच जाते हैं कि पैसा दो, हमें पैसा दो। तो ये सब चीज़ें देखिए ये ज़्यादा चलती नहीं है। और ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपका मुल्क जो है, फिर से वही बात बोल रहा हूँ जो 72 साल से पाकिस्तान रेडियो पर कही जा रही है कि आपका मुल्क जो है बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। अभी हमारे आर्मी चीफ सऊदी अरब और यूएई के दौरे पर हैं, तो उन्होंने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में तकरीर भी करी। तो इससे क्या है कि पाकिस्तान में बड़े लोग परेशान है। मैं आपका मीडिया देख रहा हूँ, मीडिया में काफ़ी डिस्कशन हो रहा है कि जनरल नरवणे पहुंच गए, इंडियन आर्मी चीफ, क्या हो रहा है क्या। और फिर वही बात, आप लोग ना बकवास से कभी ऊपर नहीं उठ पाते, पता नहीं क्यों। आपके दिमाग वैसे हैं या जेनेटिक पूल में जो कांस्टेंट रिस्ट्रिक्शंस आते हैं उस क्या पता नहीं दिमाग से पैदल है। आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि वो मुसलमान मुल्क है, कौन, इसलिए उसको एक कोट अनकोट हिंदू मुल्क के आर्मी चीफ से नहीं मिलना चाहिए। ये आपका मीडिया बात कर रहा है, ये अकल है आप लोगों की। इसीलिए तो हर जगह दलील होते हैं, इसलिए तो आपके प्राइम मिनिस्टर्स की पैंट उतारी जाती है अमेरिका में, इसीलिए क्योंकि आपका एटीट्यूड ये है। तो लोग भी फिर आपको वैसे ट्रीट करते हैं। आप सुनिए, आपके जब जनरल फैज गए और आपके जब आर्मी चीफ जो हैं बाजवा साहब वो गए, तब तो उनसे एमबीएस नहीं मिला, मोहम्मद बिन सुल्तान नहीं मिला, ना उनके अब्बा मिले, कोई उनसे मिला नहीं। वो चुपचाप मुंह उल्टा करके वापस आ गए, राइट। अब वहां पे रहील शरीफ वहां पे आपके बैठे हैं सऊदी अरब में, क्या कर पाए? अरामको के ऊपर लगातार मुसलसल अटैक हो रहे हैं, क्या रोक पाए? नहीं। यमन में जो हो रहा है कुछ कर पाए? नहीं। वो कर क्या रहे हैं वहां पे? देखिए यही फर्क है। कोई इंडियन आर्मी का जनरल नौकरी करने नहीं जाएगा सऊदी अरेबिया, आर्मी चीफ रिटायर होने के बाद किसी और मुल्क के बाद। अपना एक ग्रेस होती है आर्मी चीफ की, उन्होंने तो नौकरी पकड़ ली वहां पे। और नौकरी कौन पकड़ता है? फिर वो नौकर हो जाता है। तो भाई आप लोगों को अगर अरबों की चाकरी ही करनी है
और आपको उनकी नौकरी ही करनी है, फिर अरब फिर आपसे वैसे ही बर्ताव करेंगे, वही सलूक करेंगे जो एक नौकर के साथ करा जाता है. एंड इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट बिहेवियर इज नॉट प्लेजेंट. इट्स नॉट प्लेजेंट एट ऑल. अब आप देखिए, इंडियन आर्मी चीफ गए तो उनको इंडियन आर्मी चीफ से क्या चाहिए? बेहतर तरबियत चाहिए. वो कह रहे हैं हमें ब्रह्मोस मिसाइल दीजिए आप. यानी कि इंडिया जो है जा रहा है वहां पे कुछ करने के लिए. आर्मी चीफ गए हैं, भारत की फॉरेन पॉलिसी है उसके तहत. ये जो पूरे खित्ते में बात हो रही है ना कि इजराइल के साथ जुड़ाव बन रहा है और इंडियन आर्मी चीफ वहां पे जा रहे हैं और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में उनको तकरीर के लिए बुलाया गया, और ये सब ये क्या हो रहा है? तकरीर क्या होती है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सऊदीज को इजराइल और इंडिया दोनों से कुछ ना कुछ चाहिए. उनको चाहिए, हमें भी उनसे चाहिए. तो एक रिश्ता बन रहा है बराबरी का. आपका रिश्ता सऊदीज के साथ बराबरी का नहीं है. आपका तो वो है कि एक फकीर है और एक मुर्शिद है. ये रिश्ता है आपका सऊदी अरब के साथ. वो गुरु हैं और आप भिखारी हैं. तो आप जाके पैसा मांगते हैं उनसे, वो आपको पैसा देते हैं. तो इसीलिए उनको बुरा लगता है जब आप आंखें दिखाते हैं तो कहते हैं लाओ पैसा वापस. फिर आपको दिक्कत होती है, फिर आप चाइना भागते हैं, चाइना से पैसा मांगते हैं. तो कहने की बात यह है कि जो जनरल नरावने हमारे आर्मी चीफ वहां पे गए, फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए गए, एक रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए गए सऊदी अरब से. और ये आगे चलता रहेगा. भी देखिएगा कि आपके एयरफोर्स के चीफ हमारे हैं, नेवी के चीफ हैं, हमारे दीगर एजेंसीज हैं, उनके चीफ जाएंगे और सऊदी अरब में जाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, और दो बराबर के मुल्क आपस में बातचीत करेंगे. आपके जैसे नहीं कि इमरान खान गया वहां पे, कटोरा लेके पहुंच गया और कि पैसा दे दो. वरना आप लोग सऊदी को क्या दे सकते हैं? एक बात बताइए. आप बस किसी शेख की गाड़ी चला ली, उसके ड्राइवर बन गए, उनको पाकिस्तान में शिकार करवा दिया. तो ये नहीं करना चाहता कोई भी मुल्क. एक लेवल के बाद क्या होता है कि किसी के साथ अगर आपका भी कोई रिश्तेदार हो, आप सोचिए, अगर वो गरीब हो, एक बार पैसा मांगता है, 2 बार पैसा मांगता है, पर अगर 24 घंटे आपकी चौखट पे वो खड़ा रहता है कुछ ना कुछ मांगने के लिए, और आप जानते हैं कि वो भी चाहे, अगर मेहनत करे, अगर उसकी गैरत जागे तो कुछ कर सकता है, दो पैसे कमा सकता है, लेकिन नहीं, वो 2 पैसे नहीं कमाएगा क्योंकि उसको मांगना आसान लगता है. तो ऐसे रिश्तेदार से आपको भी फिर थोड़ी सी चिढ़ होना शुरू हो जाएगी. आप वैसे ही रिश्तेदार हैं, आपसे चिढ़ गया है सऊदी अरेबिया. ये जो कह रहा है ना कि असे भी मुसलमान थे तुझे मुसलमान, ये जो मुस्लिम वाला कार्ड है, ये एक लेवल तक आप खेल सकते हैं. आप 24 घंटे मुसलमान होने के नाते कि तुम भी नमाज पढ़ते हो, हम भी नमाज पढ़ते हैं, तुम भी रोजा रखते हो, हम भी रोजा रखते हैं, लाओ पैसा. हर चीज के बाद असे भी मुसलमान थे तुझे मुसलमान, लाओ पैसा. हर चीज में लाओ. उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया आपको. चाइना ने आपका सीपैक रोक दिया हर जगह, क्योंकि आपकी हरकतें ऐसी हैं कि लोग चिढ़ चुके हैं आपसे, जिसको कहते हैं ना हिंदी में कि बिल्कुल त्रस्त हो चुके हैं आप लोगों से. तो दोस्तों, आप लोग तो चले थे एक नया इस्लामिक ब्लॉग बनाने के लिए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह. बन गया नया इस्लामिक ब्लॉग. क्यों? तुर्की, मलेशिया, ईरान, पाकिस्तान, एक नया इस्लामिक ब्लॉक जो कश्मीर के लिए लड़ाई. क्या हुआ उसका? आया पकड़ में कुछ, है ना? बड़ा सोच रहे थे सऊदी अरब. अरे देखो, सुनो, डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू. जो हाथ आपको खाना खिलाता है उसी पे झपट्टा मारते हैं, उसी को दांत लगाते हैं. क्या हुआ? महातिर मोहम्मद फारिग हो गया, इज आउट. ईरान कुछ नहीं कर पाया. ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया इजराइल ने, वो कुछ नहीं कर पाया. उसको मार वैसे ही पड़ रही है, सैंक्शंस में दबा हुआ है. और आप क्या सोचते हैं एर्दोगान पैसा देगा? उसके पास खुद नहीं है पैसे भाई. एर्दोगान के पास खुद पैसे नहीं है देने के लिए. तुर्की इतना अमीर मुल्क नहीं है जो पाकिस्तान जैसे अंधे कुएं में पैसा डालता रहे. थोड़ा 1-2 बार उसने हल्का फुल्का दे दिया. पाकिस्तान को पालने वाला तो चीन जैसा मुल्क चाहिए, जो बड़ा हाथी, जो छोटे किसी सियार को पाले. इसमें हाथी चाइना हो गया, सियार आप हो गए. सियार को पालने के लिए हाथी चाहिए. अब इशू ये है दोस्तों कि उसने भी सीपैक में पैसे डालने बंद कर दिए चाइना. सीपैक आपका रुक चुका है. मैं ये नहीं बोल रहा खत्म हो गया, हो सकता है 1-2 साल बाद दोबारा शुरू हो जाए, लेकिन हाल फिलहाल सीपैक रुक गया है. कोई आपको मदद फराहम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता लग गया है कि पाकिस्तान से कुछ मिलना नहीं है, पाकिस्तान को सिर्फ देना पड़ेगा. एक घर का जो एक बाप होता है ना, जो परेशान हो जाता है, उसका एक नालायक बेटा होता है जो ड्रग एडिक्ट होता है, शराबी होता है, किसी से तमीज से बात नहीं करता, पढ़ाई लिखाई नहीं करता, हर जगह उसकी शिकायतें आती हैं हर जगह से. वो पाकिस्तान उस किस्म का बेटा, उसके सिर्फ ऊपर पैसे लगाने हैं, वापस रिटर्न में कुछ नहीं मिलना. खैर,
हमने जो 1-1.5 साल में बताया था वो सारी की सारी चीज़ें सच साबित हुई हैं। और हमारे वीडियोस हैं डिफेंसिव ऑफेंस के, आप जाइए देखिए उसको ज़रा, एक बार गौर फरमाइए उन पर, तो आपको एक पता लगेगा कि हमने जो भी बोला है और वो सच निकला है। और 30 तारीख को जो होने वाला है आपके यहाँ, 30 दिसंबर, कुछ ही दिन बाकी हैं, अब देखिएगा क्या होने वाला है पाकिस्तान में। और ये ज़रूर पता लगाइए कि साहब ये काफिरों को पाकिस्तान से इंफॉर्मेशन कौन देता है। ये जो बैठे ना दिल्ली में, ये जो डिफेंसिव ऑफेंस के जो काफिर हैं, ये वाजिबुल कत्ल, इनको कौन इंफॉर्मेशन देता है, कौन पाकिस्तान के बारे में छोटी बड़ी बातें जरा पता लगाइए, ठीक है। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का, नीचे लिखिएगा। और अगर हमने झूठ बोला है तो ज़रूर बताइएगा कि मेजर साहब आपने गलत बात बोली है, बात आपकी सही नहीं है, बोलिएगा, मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा आपसे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे, जय हिंद, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, काफ़ी बहुत ही अच्छा वीडियो था। और उस टाइम जब वो बोल रहे थे ना कि दिल्ली में जो बैठे हैं उनको कहाँ से मैंने पता नहीं कौन से दिल्ली में बैठे हैं जिनकी बात कर रहे हैं, जो इनकी इन्फॉर्मेशन है, फिर मुझे एकदम से स्ट्राइक, अपनी बात कर रहे हैं। वैसे बात तो सोचने वाले कि इनको कहाँ से इन्फॉर्मेशन ये सब मिलती हैं। तो हो सकता है कोई उनको पता है वहां पे ऐसे हैं पाकिस्तानी जिनको लग रहा है कि पाकिस्तान में सब जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और उनको यहाँ इंफॉर्मेशन वो दे रहे हैं। या हो सकता है हमारे स्पाइज हों, पर स्पाइज इनको थोड़ी कोई देंगे, वो तो फिर गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल से कोई मीडिया के ऐसे अपने पर्सनल जिनके साथ अच्छे रिलेशंस और पुराने कोई दोस्त हों जिसे जानते हो, कभी मतलब जो भी है किस तरीके से, या वो लोग जो इनके विचारों पे एग्री करते हैं कि पाकिस्तान में चेंजेस आने चाहिए, राइट। और मतलब अल्टीमेटली ये बार बार उसी बात को ही कह रहे हैं कि वहाँ पे जो है चीज़ें ठीक नहीं चल रही, काफ़ी समय से ठीक नहीं चल रही हैं। और आपको देखना पड़ेगा, आपके जनरल, पाकिस्तान के जनरल जब गए थे तो किसी ने परवाह नहीं की, इंडिया के जनरल गए थे तो सब कुछ हो रहा है। और जबकि ये कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया और इंडिया जब बैठते हैं आपस, वो एक ही लेवल की कंट्री है। मैं तो ये बिलीव करता हूँ इंडिया जीडीपी में मच हाइयर है सऊदी अरेबिया से, इंडिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो मेरे ख्याल से इसी पॉइंट को सऊदी अरेबिया देख रहा है कि जितनी भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनको पता है कि 2050 के टाइम पे उनका ऑयल ख़त्म होने वाला है, तो वो कुछ कर नहीं सकते, तो उनको डाइवर्सिफाई करना है। तो इसी तरीके से वो डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेड रिलेशंस बढ़ाएं, उन कंट्री से कुछ ट्रेड आए, कुछ आए। मगर इंडिया के पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया की तो अभी अगर आप 2050 की आप देखें, फोरकास्ट देखें, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स का जो आया था, उसमें इंडिया नंबर 2 इकॉनमी होने वाला है, फर्स्ट चाइना, सेकंड इंडिया, थर्ड यूएस। तो इंडिया तो उसी पाथ पे जा रहा है और सभी कंट्रीज़ को इन्फॉर्मेशन है, तो वो कोशिश कर रही हैं कि अभी से ही दोस्ती कर लें। लास्ट मिनट में जो दोस्ती करता है तो बोलेंगे तो टू लेट बॉस। तो इसीलिए सारी कंट्रीज जो दोस्ती कर रही हैं फर्म अप करने के लिए, ये कंट्रीज दोस्ती इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनको पता है 2050 में ऑयल नहीं होगा, तो उनका मेन जरिया जो है, प्लस उस वक्त सब जगह इलेक्ट्रिक कार्स आ जाएंगे, तो वैसे ही ऑयल की डिमांड खत्म हो जाएगी। ऊपर सोलर कार्स भी यूएस में आने वाली हैं। तो ये सब चीज़ें देख के चेंजेस आ रहे हैं। मगर अगर पाकिस्तान पे वापस आए तो वो यही बार बार बता रहे हैं कि आवाम को आप जागिए, आप प्रोटेस्ट करिए, आप ये याद रखिए कि आपकी जो गवर्नमेंट है मिलिट्री के अंडर है, आपकी मिलिट्री इतने अच्छा काम नहीं करती, वो जाके रिटायर होने के बाद सऊदी अरेबिया में जाके एम्प्लॉयमेंट ले रही है तो ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। तो ये सब पॉइंट्स वो बता रहे हैं। और ऑफकोर्स मतलब वो खुलेआम कह रहे हैं कि आपको जो कॉमेंट्स है डालिए और ये करिए भरिए। तो मतलब काफ़ी इससे और इनको कैसे पता चल रहा है कि इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो उनके कोई ना कोई नेटवर्क होगा अपने लोगों के, या कुछ लोग जो इनको सुनते हैं और वो इनको बताते होंगे कि ये हो रहा है। परंतु ये ऐसा नहीं है कि मतलब मेजर गौरव आर्या कुछ बुरा करने की कोशिश, वो सिर्फ बता रहे हैं, देखिए मेरे ये थॉट्स हैं और आपको नहीं पसंद तो ठीक है, बट मेरे थॉट्स हैं। वो यही बोलते हैं मेरे थॉट्स हैं बॉस। और ये भी कहते हैं कि अदर दैन कि छोटे मोटे वर्ड्स यूज़ करें, तुम ये हो वो हो, मगर उन्होंने कोई इस तरीके के कि मतलब जैसे अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ नहीं किए हैं। तो वही कह रहे हैं कि आप भी अब्यूजिव वर्ड्स मत यूज़ करिए। मैं अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ नहीं करता, मैं सिर्फ आपको छोटी मोटी बातें कह रहा हूँ, आप भी कह सकते हैं, बट नॉट बियॉन्ड दैट। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा वीडियो था, आई ओपनिंग है। मेन जैसे मैंने बताया वो एड्रेस कर रहे हैं पाकिस्तान के लोगों को, मेरे ख्याल से उनको जैसे कहते हैं ना कि जागृत कर रहे हैं, उनको ये नॉलेज देके बता रहे हैं कि आपको ही कुछ करना पड़ेगा अगर आपको अपनी कंट्री को मतलब ठीक दिशा में लेके जाना है। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा वीडियो था। कमेंट सेक्शन में आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट
करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।